हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं का साइंस 2 जिस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान के। तो ये जो चैप्टर है इसमें आज हम स्वाध्याय को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्रश्न दिए हैं, जैसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमें उपयोगी हैं। दूसरा है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। जैसे हमारे लिए कौन कौन से सूक्ष्म जीव उपयोगी हैं, ये आपके लिए देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारे लिए अनेक सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दूध से दही बनाने वाले सूक्ष्म जीव, गूथे हुए आटे को पावरोटी में बदलने वाले यीस्ट। और कौन से सूक्ष्म जीव हैं, अन्य दूध उत्पादन बनाने वाले जीवाणु, प्रतिजैविक का निर्माण करने वाले जीवाणु और कवक इत्यादि। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। इसमें दूसरा है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका आंसर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। दुग्धजन्य पदार्थ श्रीखंड, कोकोआ, सब्जी का अचार, शरबत, मदिरा, पाव, प्रोबायोटिक पदार्थ, प्रतिजैविक और अन्य औषधियाँ, पालतू दुधारू पशुओं को दी जाने वाली सानी इत्यादि अनेक प्रकार पदार्थ सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे दिए व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने टिक भी किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक उत्पादन और चार्ट का पूरा तालिका बनी हुई है। प्रोडक्ट्स क्या हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट्स हैं, दूध से उत्पन्न खाद्य पदार्थ अन्य। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया, ये 9th क्लास में भी है, उसका भी वीडियो मैंने बताया। ये आपके पेज नंबर 77 पे क्वेश्चन पूछा भी है, तो ये भी देख लीजिए। इसके अलावा और भी है कि औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिए। और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़े समय में कम से कम समय में बता के जो है हम स्वाध्याय पर चर्चा। जैसे दूधजन्य उत्पाद, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसके सारे पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख जा रहे हैं। इसके बाद दूधजन्य उत्पादों की मूलभूत प्रक्रिया क्या होती है, इसके जो 4-5 पॉइंट्स है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके अलावा है योगर्ट, मतलब दही जो होता है उसको बनाने की विधि क्या होती है, उसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव इन्वॉल्व होते हैं। मक्खन कैसे बनता है और पनीर के बनाने की कृति क्या होती है। इसके बाद क्या है, आपका पेज नंबर जो है 78 पर पूछा हुआ है कि पिज़्ज़ा, बर्गर और सैंडविच और पाश्चात्य खाद्य पदार्थों में चीज़ के कौन कौन से विभिन्न प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख जाएगा और उसमें क्या अंतर होता है वो भी है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पूछता है मोस्ट ऑफ, लेकिन ये कभी जल्दी नहीं पूछेगा। उसके बाद अलावा इसके बाद बायोटिक्स खाद्य पदार्थ किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेंगे। मैं जल्दी बताना चाहती हूँ, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने आपको इसलिए शो कर दिया कि आपके पास अगर डाइजेस्ट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लीजिएगा। तो इसके लिए मैंने ऐसा किया है। चलिए अब देखते हैं, हम अपने स्वाध्याय पर आते हैं। स्वाध्याय में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, फटाफट हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए स्वाध्याय में पहला प्रश्न आपका जो पूछा गया वो क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए पर्यायों में उचित पर्याय चुनकर कथनों को पुनः लिखिए और उसका स्पष्टीकरण कीजिए। तो जैसे दिया है कि लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में स्थित प्रोटीनों के डैश होने की प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, स्कंदन होने की प्रक्रिया। और स्कंदन मतलब होता है जमावट। जब लैक्टिक अम्ल होता है तो वो दूध क्या हो जाती है कि प्रोटीन क्या होते हैं, जम जाते हैं, दही बन जाता है। तो इसका यही है कि यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणुओं के साथ साथ दूध का किण्वन हो जाता है। इस किण्वन प्रक्रिया में दूध में स्थित लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में होता है और लैक्टिक अम्ल के कारण दूध के प्रोटीनों का स्कंदन या जमावट होता है। दूसरा दिया हुआ है प्रश्न कि प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थों के कारण आंतों में स्थित डैश क्लास्ट्रीडियम जैसे उपद्रवी जीवाणुओं का नाश होता है। ये यहाँ पर जो डैश रहेगा वहाँ पे क्लास्ट्रीडियम लिख देंगे। क्लास्ट्रीडियम, इसका स्पष्टीकरण क्या है, स्पष्टीकरण भी करने के लिए बोला है प्रश्न में। तो स्पष्टीकरण में हम देख लेंगे कि प्रोबायोटिक्स खाद्य पदार्थों में लैक्टोबैसिलस प्रजाति के जीवाणु होते हैं और ये जीवाणु मनुष्य की आंतों में स्थित सूक्ष्म जीवों का संतुलन बनाए रखते हैं, पाचन क्रिया में सहायता करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करते हैं तथा क्लास्ट्रीडियम जैसे हानिकारक या उपद्रवी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। तीसरा दिया हुआ है कि रासायनिक दृष्टि से विनेगर अर्थात डैश है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4%
एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र होता है CH3COOH। इसका भी स्पष्टीकरण देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख जा रहा है। रासायनिक दृष्टिकोण से विनेगर 4% एसिटिक अम्ल है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में विनेगर का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के गुणधर्म होने के कारण ही सिरका को विनेगर कहा जाता है। फिर यहाँ दिया है कि कैल्शियम और लोहे की कमी को पूरा करने वाला लवण डैश अम्ल से बनता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ग्लूकोनिक अम्ल से बनता है। इसका भी स्पष्टीकरण आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। यहाँ पर जोड़ियाँ मिलाना है, मैंने आपको मिलाकर मैं देखिए यहाँ आपके झाइलिटॉल, झाइलिटॉल का किससे मिलेगा? मिठास। झाइलिटॉल का किससे दिया? मिठास देना। तो यहाँ पर इससे इसका मिलान हो जाएगा, मतलब पहले का दूसरे से हो जाएगा। दूसरा है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का जब हम मिलान करेंगे तो ये अम्लीयता प्रदान करना, दूसरे का 5वें से मिलान हो जाएगा। उसके बाद दिया है लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन का मिलान रंग, समूह ब में रंग से करेंगे, ये पहले से मिलता है। उसके बाद नाइसिन, लास्ट वाला जो दिया है, इसका मिलान हम समूह ब में सूक्ष्मजीव प्रतिबंधक तीसरे से करेंगे। इसका इस तरीके से होगा, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्नों के जैसे पहला प्रश्न कह दिया है, सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया के द्वारा कौन से ईंधन जो है प्राप्त किए जा सकते हैं? इन ईंधनों का उपयोग क्या दिया है? इन ईंधनों का उपयोग बढ़ाना जरूरी क्यों है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर इसका आंसर भी दिख जाएगा। देखिए सूक्ष्म प्रक्रिया कौन से ईंधन प्राप्त किए जा सकते हैं, इनका उपयोग ईंधन जरूरी क्यों है? तो यहाँ पर देखिए शहर खेत तथा पॉइंट वाइज लिखेंगे, 3-4 पॉइंट आप तैयार कर लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि शहर खेत तथा उद्योगों में बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाले कचरे का सूक्ष्म जैविक अनाक्षी अपघटन करके मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया के द्वारा ईंधन निर्मित किया जाता है। इथेनॉल नामक अल्कोहल एक स्वच्छ धुआं रहित ईंधन है। यह ईंधन गन्ने की चोट का सेक्रोमाइसिन किण्व के द्वारा किण्वन करके प्राप्त किया जाता है। जब पानी के जैविक प्रकाश अपघटन अभिक्रिया में जीवाणु प्रकाशीय अपचयन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया द्वारा तैयार किए गए ईंधनों का उपयोग करना वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ वर्षों के पश्चात पारंपरिक ईंधन समाप्त हो जाएगी। पारंपरिक ईंधन मतलब क्या होता है? ये जो पेट्रोल डीजल है इसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार सूक्ष्म जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने से वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है और भविष्य काल में ऐसे ईंधनों का विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर हम कर लेंगे। उसके बाद दूसरा, समुद्र या नदी के तेल की परत को कैसे नष्ट किया जाए? तो इसका भी आंसर आपको देखिए स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके भी कितने पॉइंट्स हैं? 5-6 पॉइंट्स है, तो आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए। समुद्र में पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कच्चे तेल का रिसाव भिन्न भिन्न कारणों से होता है, मतलब अलग अलग रीजन होते हैं। यह तेल जलचर प्राणियों के लिए घातक और विषैला सिद्ध हो सकता है। पानी पर फैली हुई तेल की पतली परत को यांत्रिक पद्धति से दूर किया जा सकता है, परंतु यह अत्यधिक कठिन कार्य है। इस कारण जैविक पद्धति के द्वारा पानी पर जमी हुई तेल की परत को हटाने के लिए एल्के, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, एल्केनिओरेक्स और बारक्यूमेसिस तथा स्यूडोमोनास नामक जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। इन जीवाणुओं में पिरिडीन्स तथा अन्य रसायनों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है, अतः इन जीवाणुओं के कारण पानी पर जमी हुई तेल परत नष्ट होती है। यह जीवाणु हाइड्रोकार्बोनोप्लास्टिक बैक्टीरिया, मतलब HCB जिसे बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हाइड्रोकार्बोनोप्लास्टिक बैक्टीरिया समूह जीवाणु होते हैं। यही HCB समूह के जीवाणु का हाइड्रोकार्बन का अपघटन करके उसमें स्थित कार्बन का ऑक्सीजन से संयोग करवाते हैं। इस अभिक्रिया में CO2 और पानी बनता है। इस प्रकार समुद्र अथवा नदी में फैले हुए तेल की परत नष्ट किया जा सकता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको जो है आंसर अपने नोटबुक पर लिख लेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इधर व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि दिवाली की छुट्टी चल रही है, लेकिन फिर भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप लोग। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया, अम्लीय वर्षा के कारण दूषित हुई मिट्टी फिर से किस प्रकार उपजाऊ बनाई जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर दिया हुआ है। अम्लीय वर्षा के कारण प्रदूषित मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाने के लिए विशिष्ट प्रजाति के जीवाणु का उपयोग किया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी की पद्धति से। देखिए यहाँ पर दिया एसिडोबैसिलस और फोरो ऑक्सीडेंस और एसिडिफिलियम
प्रजाति के जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। इन प्रजाति के जीवाणु का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रजाति के जीवाणुओं का ऊर्जा स्रोत है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए। तो अम्लीय वर्षा के कारण होने वाले भू प्रदूषण को हम इस प्रजाति के जीवाणु नियंत्रित करते हैं, क्योंकि इस प्रजाति के जीवाणु सल्फ्यूरिक अम्ल का अपघटन करके स्वयं के लिए ऊर्जा निर्मित करते हैं तथा इस प्रकार मिट्टी की अम्लीयता भी कम करते हैं। अतः इस प्रक्रिया द्वारा अम्लीय वर्षा के कारण प्रदूषित मिट्टी को पुनः उपजाऊ बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि जैव खेती में जैव कीटनाशक का महत्व स्पष्ट कीजिए। मतलब जब हम खेती करते हैं तो कीटनाशकों का क्या महत्व होता है, उनका इम्पोर्टेंस भी होता है। तो ये देख लें, यहाँ पे ये दिया हुआ है इसका आंसर। यहाँ पर देखिए जैव कीटनाशकों का उपयोग करने से भू प्रदूषण यानी कि जो जमीन मृदा प्रदूषण होता है वह नहीं होता है, जबकि रासायनिक खादों का उपयोग करने से बड़े पैमाने पर मृदा प्रदूषण होता है। जब खेत में खड़ी फसलों पर रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ का छिड़काव किया जाता है तब इन रासायनिक कीटनाशक में उपस्थित फ्लूरासीटामाइड जैसे रासायनिक द्रव्य मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। फ्लूरासीटामाइड जैसे रासायनिक द्रव्य पदार्थों को पालतू जानवरों के लिए घातक सिद्ध होते हैं, अतः इस द्रव्य के कारण मनुष्यों में त्वचा रोग उत्पन्न होता है। जीवाणुओं के अतिरिक्त कवक और विषाणुओं की कुछ प्रजातियों का उपयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। जीवाणुओं और कवकों में फसलों की हानि पहुंचाने वाले कीड़े, कीटक, जंतु का नाश करने वाले द्रव्य टॉक्सिन होती है तथा टॉक्सिन द्रव्य जीवाणुओं और कवकों से प्राप्त की जाती है तथा जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया द्वारा सीधे वनस्पतियों में ही अंतर्भूत की जाती है। कीटकों के लिए यह टॉक्सिन विषैले होने के कारण कीटक इन वनस्पतियों को नहीं खाते, इस कारण फसलों का संरक्षण स्वयं से ही हो जाता है। उदाहरण के लिए किण्वन प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला उप उत्पाद स्पाइनोसिड एक जैव कीटनाशक है। तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको अपने नोटबुक पर लिखकर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। कभी कभी ये पूछता है, छोटे प्रश्न में बनाकर पूछता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रोबायोटिक्स उत्पाद लोकप्रिय होने के क्या कारण हैं। मतलब प्रोबायोटिक्स जब फेमस हुआ है तो ये क्यों हुआ है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे कुछ कारण पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, देख लीजिए। प्रोबायोटिक्स उत्पाद अधिकांशतः दुग्ध उत्पाद हैं, अतः इन उत्पादों में जीवाणु क्रियाशील होते हैं। ऐसे प्रोबायोटिक्स स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। प्रोबायोटिक्स के कारण हमारे अन्न नलिका में उपर्युक्त जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। प्रोबायोटिक्स हानिकारक जीवाणु और क्लास्ट्रीडियम जीवाणुओं की संख्या को घटाने तथा उन पर नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा है कि चयापचय मतलब जो अपचयन अपक्रिया होती है उसमें निर्मित घातक पदार्थों का दुष्प्रभाव कम होता है। यदि किसी व्यक्ति में प्रतिजैविक का सेवन किया हो तो प्रतिजैविकों के कारण, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक होता है, के कारण आहार नलिका में से सूक्ष्मजीव भी अकार्यक्षम हो जाते हैं। ऐसे उपयुक्त जीवाणु में पुनः सक्रिय तथा क्रियाशील करने का काम प्रोबायोटिक्स करते हैं। अतिसार के उपचार के लिए प्रोबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आजकल पालतू प्राणी जैसे मुर्गियों के उपचार के लिए भी एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। इस प्रकार अनेक लाभ मिलने के कारण ही प्रोबायोटिक्स उत्पाद अधिक लोकप्रिय हुए हैं। तो ये प्रश्न हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं कि बेकर यीस्ट के उपयोग में बनाई गई पाव अन्य उत्पाद पौष्टिक तथा अन्य उत्पाद पौष्टिक कैसे होते हैं। तो ये भी देखिए, इसका आंसर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। 4 लाइन का आंसर है कि पाव बनाते समय आटे में यीस्ट अर्थात सैक्रोमाइसिन, ये जो सूक्ष्मजीव है, सेरेविसी मिलाया जाता है। यीस्ट के कारण ही गूथे हुए आटे की किण्वन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। व्यावसायिक बेकरी उद्योगों में संपीडित यीस्ट का उपयोग किया जाता है। घरेलू कामों में सूखे दानेदार स्वरूप वाले यीस्ट का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए यीस्ट को मिश्रित करके गूथे हुए आटे में ऊर्जा, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, अनेक जीवसत्व तथा खनिज जैसे उपयोगी घटक होते हैं। अनॉक्सी किण्वन भी आटे की पौष्टिकता में वृद्धि करते हैं। इस कारण ऐसे आटे से बने हुए पाव और अन्य उत्पाद पौष्टिक होते हैं। यहाँ पर एक और दिया है कि पाव जालीदार कैसे होते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका भी आंसर आप कर लेंगे, यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद अगला दिया है कि घरों के कचरे का विघटन ठीक से होने के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब हमारे घर में जो कचरे हैं उसको वो
अपघटित हो जाएं पूरी तरह से। तो इसका आंसर देख लीजिए, घर के कचरे में जैव अपघटनशील तथा जैव अनअपघटनशील पदार्थ हो सकते हैं। सामान्यतः ये भी 9वीं में भी ये प्रश्न दिया हुआ है। तो सामान्यतः जैव अपघटनशील तथा जैव अनअपघटनशील कचरों को क्रमशः गीला और सूखा कचरा कहते हैं। अतः इन दोनों प्रकार के कचरों को ठीक ढंग से अलग अलग करना चाहिए। इस प्रकार के कचरों को अलग अलग करने के पश्चात प्रत्येक प्रकार के कचरों को 2 भिन्न भिन्न पात्रों में भरकर रख देना चाहिए। जैव अपघटनशील अनअपघटनशील पदार्थों का पुनरुपयोग करना चाहिए, उन्हें पुनर्चक्रीकरण के लिए भेज देना चाहिए। जैसे जैव अपघटनशील पदार्थ प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं। इन पदार्थों की अपघटन प्रक्रिया घर में रखे हुए पात्र या पानी की खाली टंकी में भी की जा सकती है। जैव अपघटनशील पदार्थ के अपघटन के पश्चात बढ़िया खाद प्राप्त होते हैं। इस खाद को बनाने के लिए किसी खाली पात्र या टंकी में गीला जैव अपघटनशील कचरा भरकर उसे मिट्टी की पतली परत से ढक देना चाहिए। इस पात्र या टंकी को हवादार स्थान या कमरे में रख देना चाहिए। कुछ दिनों पश्चात प्राकृतिक रूप से यह खाद तैयार हो जाएगी। कभी भी जैव अनअपघटनशील पदार्थ जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं, कांच के टुकड़े, धातुओं की वस्तुएं, अनुपयोगी दवाइयां, ई कचरा इत्यादि गीले स्थानों पर नहीं फेंकना चाहिए। यदि गीले कचरे में विषैली पदार्थ और कीटनाशक दवाइयां मिला दी जाए तो गीले कचरे का प्राकृतिक अपघटन नहीं होगा। अतः उचित सावधानी लेने पर भी हमें घरेलू कचरे का उचित ढंग से अपघटन कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें था। इस मैंने फटाफट फास्ट पढ़ा है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेकर जो आप इसको नोटबुक पर राइट करके लिख कर जो है इसको प्रिपेयर करेंगे। आगे दिया है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने पर क्यों प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो ये इसका आंसर तो आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं, बस मैं पढ़ देती हूँ, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्यों एक बार बीच में प्रतिबंध लगा भी था और हमें कम से कम यूज़ भी करना चाहिए। तो देखिए, प्लास्टिक एक जैव अनअपघटनशील पदार्थ है। प्लास्टिक का अपघटन उसके मूल घटक तत्वों में नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक वैसे का वैसे बना रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब भी प्लास्टिक को कहीं भी फेंका जाता है तब प्लास्टिक के कारण पर्यावरण में ठोस कचरा प्रदूषण फैलता है। यदि प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इससे अत्यंत विषैली गैस मुक्त होती है। यदि प्लास्टिक को भूमि भराव किया जाता है तो यह अन्य पदार्थों के अपघटन प्रक्रिया में विघ्न करता है। यदि प्लास्टिक को नदी, नाला या किसी जलाशय में फेंका गया तो प्लास्टिक वहाँ के जलीय परिसंस्था को प्रभावित करता है। पालतू जानवर प्लास्टिक को अज्ञानवश खा लेते हैं तथा प्लास्टिक के उनके आहार नलिका में फंस जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। वर्षा काल में गटर तथा अन्य पानी निकासी पाइपों में प्लास्टिक की थैलियां भरी जाने के कारण उससे निकलने वाले गंदे पानी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस कारण भारी वर्षा के समय गंदे पानी की निकासी न होने के कारण पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। आजकल जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल फेंकते हैं तो उस जाल में आधे से अधिक प्लास्टिक की वस्तुएं पकड़ में आती हैं। लोग प्लास्टिक थैलियों का धड़ल्ले से उपयोग करते हैं, परंतु प्लास्टिक थैलियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में नहीं सोचते हैं। प्लास्टिक थैलियों का एक उत्तम विकल्प कपड़े की थैली है। कपड़े की थैलियों को बार बार उपयोग किया जा सकता है, अतः प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये पर्यावरण के हित में है। तो आप भी प्लास्टिक का कम उपयोग कीजिए और इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। कभी कभी पूछता है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं घुमाकर, तो इसके लिए मैंने बदला। उसके बाद क्या है दिया है अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न दिया है कि दिए गए संकल्पना चित्र को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर दिया है क्या, स्वच्छता की प्रक्रिया के प्राप्त निष्कासित जल जो होगा वो सुरक्षित पानी होगा। उसके बाद यहाँ बायोगैस संयंत्र में उपयोग, क्या लिखेंगे, बायोगैस संयंत्र में उपयोग। तो इसका रिजल्ट जो होगा पदार्थ का खाद्य के रूप में उपयोग। मैं आपको बुक में भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका आंसर हो जाएगा खाद्य के रूप में उपयोग। इसके बाद दूसरा प्रश्न वैज्ञानिक कारण लिखने वाला दिया है, औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान में उत्परिवर्तन प्रजातियों का उपयोग क्यों बढ़ गया है। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, मैं बोल देती हूँ। यहाँ पे औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान का उपयोग करके सूक्ष्मजीवों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी की विभिन्न पद्धतियों के द्वारा लाभ देने वाले सूक्ष्मजीवों की अनेक प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। उत्परिवर्तित प्रजाति और जनुक अभियांत्रिकी मतलब जेनेटिक जो टेक्नोलॉजी है के द्वारा निर्मित प्रजाति का उपयोग करके उत्पादन में असीमित बढ़ोतरी होती है। प्रतिजैविक जीवन सत्व, अमीनो अम्ल, प्रक्रिया इत्यादि विभिन्न प्रकार के उत्पादों में उत्परिवर्तन प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित बीटी फसलों
को खेतों में उगाया जा रहा है। इस प्रकार उपयुक्त कारणों से औद्योगिकी सूक्ष्मजीव विज्ञान में उत्परिवर्तन प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसी में अगला है कि अपमार्जक में सूक्ष्मजीव प्रक्रिया द्वारा प्राप्त प्रक्रिया मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका छोटा सा आंसर है कि अपमार्जक में सूक्ष्मजीव प्रक्रिया मिश्रित करने से अपमार्जक अत्यंत प्रभावशाली ढंग से कार्य करते हैं। इसमें अपमार्जकों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, कम तापमान पर ही कपड़े का मैल निकालने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसलिए अपमार्जकों में सूक्ष्मजीविक प्रक्रिया से प्राप्त प्रक्रिया मिलाए जाते हैं। तो ये हो गया अपमार्जक, मतलब वो जो डिटर्जेंट पाउडर होता है जिसे हम कपड़े धोते हैं उसे बोला जाता है। उसके बाद अगला क्या प्रश्न है कि रसायन उद्योगों में रासायनिक उत्प्रेरकों के बजाय सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका भी वैज्ञानिक कारण लिखना है, तो ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर इसका भी आंसर आपको दिख रहा है कि हितैषी होते हैं या क्यों किया जाता है। सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया पर्यावरण स्नेही या हितैषी होती हैं। ये प्रश्न पूछे चाहे ये पूछे, दोनों में का आंसर सेम होगा कि रासायनिक उत्प्रेरकों में स्थान पर सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं। सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया का तापमान, पीएच तथा दाब पर क्रियाशील रहने तथा कार्य करते हैं। प्रक्रियाओं के इस गुणधर्म के कारण ऊर्जा की बचत होती है। महंगे क्षरण रोधी उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके की गई प्रक्रिया में अनावश्यक उप उत्पाद नहीं बनते, जैसा कि रासायनिक प्रक्रियाओं में होता है। उत्पादों के शुद्धिकरण का खर्च कम हो जाता है क्योंकि अनावश्यक उत्पाद नहीं बनते। और सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं की अभिक्रिया में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और अपघटन टाला जाता है। इसी प्रकार उपयोग किए गए प्रक्रियाओं का पुनरुपयोग भी किया जा सकता है, इसलिए उस सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया पर्यावरण से नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर जो 5 है ये पूरा हो जाता है। हम आते हैं 6वें प्रश्न पर। इसमें भी आपको क्या दिए, उपयोगों के आधार पर नीचे दिए गए संकल्पना चित्र को पूर्ण करना है। जैसे इन गोद जो होता है इससे क्या क्या चीज़ें बनती है, तो टूथपेस्ट, इसमें क्या आ जाएगा, झिंथन गोद जो है, टूथपेस्ट, उत्तम गुणवत्ता का कागज, रंग, कपड़ों के रंग, अपतृणनाशक, अपतृणनाशक मतलब जो तृण होते हैं, जो घास होती हैं उसको नष्ट करना, और खाद बनाना, ये सब ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसी क्रम में अगला प्रश्न दिया है कि पर्यावरण व्यवस्थापन के संदर्भ में नीचे दिए गए संकल्पना, तो सूक्ष्मजीव तेल का रिसाव, जैव ईंधन और जैव कीटनाशक सूक्ष्म जैविक टीका। उसके बाद क्या है, बायोगैस और कंपोजिट, भूमि भरण और घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन। तो इसका भी आंसर आप स्क्रीन पर देखकर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने नोटबुक पर लेकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा जो 4-5 प्रश्न दिया हुआ 8वां, कि इसका केवल आंसर करना है कंपोस्ट खाद में निर्मित में सूक्ष्म जीवों का योगदान क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है, या पेट्रोल और, तो इसका आंसर देख लेते हैं। कंपोस्ट देख लीजिए यहाँ पर कंपोस्ट क्या योगदान है। तो पहला पॉइंट है सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों का प्राकृतिक रूप से विघटन करते हैं। जब जीवाणु और कवक कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, तब इस अपघटन द्वारा विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ पुनः प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार कंपोस्ट खाद सूक्ष्मजीवों द्वारा पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। फिर इसी में दूसरा प्रश्न दिया है कि पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाने के क्या लाभ हैं। तो यहाँ पर इसका भी आंसर देख लेते हैं। पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाने के मिश्रित करने के क्या लाभ हैं, ये देख लीजिए कि जब पेट्रोल और डीजल में ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तब वायु प्रदूषण अधिक उत्पन्न होती है। इस प्रकार पेट्रोल और डीजल जीवाश्म ईंधन है, इस कारण निकट भविष्य में इसके भंडारों के समाप्त होने की संभावना अधिक है। जिस समय पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाया जाता है उस समय CO2 और CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की हवा में उत्सर्जित होने वाली मात्रा कम हो जाती है। पेट्रोल और डीजल के दहन से जिस प्रकार के प्रदूषक कण निर्मित होते हैं उस प्रकार के प्रदूषक कण इथेनॉल के दहन से निर्मित नहीं होते हैं। और महंगे पेट्रोल तथा डीजल में इथेनॉल को मिश्रित करने से इन दोनों का मूल्य भी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल की तुलना में इथेनॉल का ज्वलन भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से होता है। इन सभी कारणों से पेट्रोल और डीजल में ईंधन का मिश्रण किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ईंधन प्राप्ति के लिए किन किन वनस्पतियों को उगाया जाता है, मतलब कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका ईंधन प्राप्ति के लिए हम जिनको उगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटा सा आंसर है कि गेहूँ, मक्का, शलजम, गन्ना तथा गन्ने से सिरे
सिरे या चोटे, जो गन्ना का चोटा बनता है या सिरा बनता है, और इथेनॉल नामक ईंधन प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट है जैव डीजल नामक ईंधन प्राप्त करने के लिए सोयाबीन, तौरिया बीज, जैट्रोपा, महुआ, अलसी, सूरजमुखी, पाम जूट और कुछ प्रकार के शैवालों की खेती की जाती है। इसके बाद ये प्रश्न का आंसर हो गया। अगला दिया हुआ है कि जैव द्रव्यमान से बायोमास या कौन कौन से ईंधन प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए जैव द्रव्यमान से मुख्यतः बायोगैस और बायोडीजल नामक ईंधन प्राप्त किए जाते हैं। बायोगैस गाय और अन्य पालतू जानवरों के गोबर से बनाई जाती है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस का रूपांतरण द्रव में मिथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल नामक ईंधन गन्ने के चोट का विकिरण करके बनाया जाता है। इस प्रकार कुछ अनाजों का उपयोग करके भी ईंधन निर्मित किया जाता है। यहाँ पर देखिए विकसित देशों में विभिन्न वनस्पतियों की पैदावार बढ़ाकर उनके जैव ईंधन बनाने का प्रयत्न किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पाव जालीदार कैसे बनता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर पाव जालीदार कैसे बनता है। ये 3-4 पॉइंट्स इसमें दिया है कि जब पाव के लिए गूथा हुआ आटा तैयार हो जाता है तब उसमें बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिन, सेरेविसी मिलाया जाता है। यह बेकर ईस्ट गूथे हुए आटे में अनाक्षिक किण्वन प्रक्रिया शुरू करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल निर्मित होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लास्ट दिया हुआ है कि CO2 के कारण गूथा हुआ आटा फूलता है तथा भूनने के बाद इसमें CO2 निकल जाती है, जिसके पश्चात पाव क्या होते हैं, जालीदार होते हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने पूरे क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।